आज से हम यूजीसी नेट पेपर 1 का रिवीजन के तौर पे अध्ययन शुरू कर दिए हैं, जिसका उद्देश्य है कम समय में पेपर 1 का पूरा कंप्लीट रिवीजन करना। लेकिन यदि आपने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी आपका यहाँ पर कुछ भी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आपके यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है सभी को यहाँ पर शामिल किया गया है। पूरी कोशिश की गई है कि कुछ भी छूटने न पाए। इसके बाद इस यूनिट से पूछे गए सभी प्रश्नों पर जो है हम वीडियो लेकर आएंगे। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज जिस यूनिट का हम अध्ययन करेंगे वो है आपका उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि हमारे चैनल पे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी के जो है 2004 से 2020 तक के सभी प्रीवियस पेपर को जो है यहाँ पर अध्ययन करवाया गया है, सॉल्व करवाया गया है। तो उसका प्लेलिस्ट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप चेक करके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न आ चुके हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था उस समय। तो प्राचीन भारत में जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, प्रमुख लक्ष्य जो था शिक्षा का वो था मुक्ति अथवा उद्धार। मुक्ति के लिए, मुक्ति पाने के लिए शिक्षा ग्रहण करते थे। दूसरा जो था व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। शिक्षा का सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। उसके बाद स्वास्थ्य दृष्टिकोण एवं अच्छे संस्कार को पाना, ये भी जो है मुख्य लक्ष्य था प्राचीन शिक्षा प्रणाली का। सामाजिक परिवर्तन में सुगमता, मतलब शिक्षा हम इसलिए ग्रहण करते थे क्योंकि समाज जो है परिवर्तनशील है, उसमें हमेशा परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है। तो उस चीज को हम क्या परिवर्तन करें, किस तरह से परिवर्तन करें, क्या जरूरी है परिवर्तन करना, तो इस चीज को हम सरल, हमें समझने में आसानी हो, तो इसके लिए जो है शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है। अब है अधिगम के 4 स्तंभ। यूनेस्को ने जो है वो अधिगम के 4 स्तंभ बताए हैं, और वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है जानकारी के लिए सीखना, दूसरा कुछ करने के लिए सीखना, तीसरा जो है कुछ पढ़ने के लिए सीखना, और चौथा है साथ रहने के लिए सीखना। आगे है ज्ञान जो है मनुष्य का तीसरा नेत्र है। ये जो है सुभाषित रत्न संदोह में जो है लिखा गया है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। तो अगर आपको पूछा जाए कि ज्ञान को तीसरा नेत्र किसने कहा है, तो सुभाषित रत्न संदोह में ये लिखा गया है, इसका उल्लेख किया गया है। अगला जो है बिंदु, प्राचीन भारतीयों की दृष्टि में शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का साधन था। प्राचीन भारतीयों की दृष्टि में क्या था, शिक्षा सर्वांगीण विकास का साधन था। शिक्षा मनुष्य के लिए आजीवन चलने वाली वस्तु है। शिक्षा जो है देखिए कई बार जो है प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा इसके संबंध में सही है या कौन सा गलत है, तो वहां पे आपको ये काम आएगा ये सारी चीजें कि शिक्षा जो है मनुष्य के लिए आजीवन चलने वाली वस्तु है। इसके बाद प्राचीन में जो है ज्ञान को 2 भागों में बांटा गया था, एक परा और एक अपरा। परा यानी वेदों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते थे उसे परा कहते हैं, और जो जीवन से प्राप्त होता था, जो कि खुद ही अधिगम के माध्यम से जीवन से हम कुछ सीखते थे, उसे अपरा। अब है प्राचीन शिक्षा प्रक्रिया के 3 चरण। प्राचीन शिक्षा प्रक्रिया के कितने चरण थे, 3 चरण, और वो कौन कौन से थे, तो वो था पहला श्रवण। प्राचीन समय में क्या होता था कि जो विद्यार्थी थे वो सुनते थे, सुनकर सीखते थे, उसके बाद जो है सुनते थे फिर उसका मनन करते थे, यानी कि मनन यानी संज्ञानात्मक योग्यता को विकसित करना, अपने संज्ञानात्मक योग्यता को विकसित करते थे, संज्ञान का विकास होता था मनन के द्वारा। उसके बाद तीसरा जो चरण है निधिध्यासन। निधिध्यासन में क्या होता था, जब आप किसी चीज को सीखे, सुने, फिर उसका मनन किए, उसके बाद आपने उस चीज को जान लिया है, सीख लिया है, तो उसको जो है वास्तविक जीवन में लागू करना, ये क्या होता था, निधिध्यासन। अगला है प्रवेश उपनयन। जो है प्रवेश उपनयन, जिसे दीक्षा संस्कार भी कहते हैं, दीक्षा समारोह कहते थे, द्वारा जो है शिक्षा का जो है शुरुआत होता था। और बाद में जो है शिक्षा भिक्षु के रूप में जब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने लगते थे तब उन्हें क्या कहा जाने लगा था, श्रमण। विद्यार्थियों को जो है द्विज कहा जाता है, यानी ये कहा जाता है कि एक बार तो उनका जो रियल जन्म होता है वो होता है, और दूसरी बार जब उनका दीक्षा समारोह होता है, जब उनका जो है शिक्षा शुरू होता है, तब उनका जो है दूसरा जन्म होता है। तो इसलिए विद्यार्थी को जो है द्विज कहा जाता है। शिक्षा 5 वर्ष की आयु से विद्या आरंभ समारोह द्वारा जो है आरंभ होता था।
कितने वर्ष प्राचीन भारत में, पूछा जाएगा आपको कि प्राचीन भारत में शिक्षा कितने वर्ष की आयु से आरंभ होता था, तो 5 वर्ष की आयु से, और विद्यारंभ समारोह द्वारा इसका आरंभ किया जाता था। उपनयन संस्कार 8 से 12 वर्ष के बीच शुरू होता था, और इसके बाद अब जो है विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा जाने लगता था। उपनयन संस्कार के बाद उपनयन संस्कार 8 से 12 वर्ष की आयु के बीच शुरू होता था। जो शिक्षा का जो माध्यम था वो पाली, व्यावसायिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा, ये दोनों शिक्षा का माध्यम क्या था, पाली। बौद्ध धर्म के 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक। अब हम आते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। दोनों का समय ध्यान में रखना है। ऋग वैदिक का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या क्या है, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से है, ऋग्वेद में शामिल है, और इसमें जो है 1828 सूक्त है। सामवेद संगीत से संबंधित है, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि किस वेद में कौन सा वेद किस चीज से संबंधित है, तो ये आप याद रखिएगा। यजुर्वेद में जो है गद्य मंत्रों का संग्रह है, और पूजा हवन जो होता है अभी भी, वो कहाँ से है, किस में है उसका उल्लेख, तो यजुर्वेद में। अथर्ववेद में जादू टोना जो ये सब जो है वो आयुर्वेद जो हमारा चिकित्सा है आयुर्वेद, वो भी अथर्ववेद में मिलता है, और इसे जो है अथर्ववेद को बाद का वेद कहा जाता है, और ऋग्वेद को सबसे पुराना या सबसे पहला वेद कहा जाता है। आगे है परीक्षाएं एवं उपाधियां। किस तरह से परीक्षाएं आयोजित होती थी, उपाधियां मिलता था या नहीं, तो ये जो है परीक्षा जो है मौखिक परीक्षा होता था। शिक्षक जो है विद्यार्थियों से पूछताछ करके उनकी योग्यता का मूल्यांकन करते थे, योग्यता ही उनका जो है प्रमाण पत्र होता था। और 12 वर्ष तक वेद का जो अध्ययन करते थे, 12 वर्ष तक जो पढ़ाई कर लेते थे, यानी एक वेद का जो अध्ययन कर लेते थे, उनको स्नातक कहा जाता था, कि वो स्नातक हो गए। और जो 2 वेद यानी 24 वर्ष जो अध्ययन कर लेते थे, उन्हें उस विद्यार्थी को जो है वसु कहा जाने लगता था। और 36 वर्ष यानी कि 3 वेद का जो अध्ययन कर लेते थे, उन्हें रुद्र कहा जाता था। और 48 वर्ष यानी कि 4 वेद का जो अध्ययन कर लेते थे, उन्हें आदित्य कहा जाता था। तो ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम। प्राचीन शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम किस तरह से था, तो पाठ्यक्रम में जो है बहुत सारे सब्जेक्ट थे, जैसे वैदिक साहित्य, इतिहास, पुराण, गाथाएं, खगोल विद्या, ज्यामिति, छंद शास्त्र, ये सारा जो है। इसके अलावा भी बहुत दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र, रामायण, महाभारत, कृषि, पशुपालन, मूर्तिकला, चित्रकला, चिकित्सा, वाणिज्य, प्रशासनिक आदि बहुत सारे विषयों में जो है उनको शिक्षा दिया जाता था ऋग वैदिक काल में। छंद शास्त्र में जो है वेदांगों की संख्या कितनी है, आप ये याद रखिए कि वेदांगों की संख्या जो है 6 है। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सारे जो है 6 हमारे वेदांग है। वेदांगों की रचना क्यों की गई थी, ऋग वेद को यानी वैदिक साहित्य को जो है आसान करने के लिए वेदांगों की रचना किया गया था। अब हम देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या था। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था चरित्र निर्माण। सबसे पहला उद्देश्य था चरित्र निर्माण करना। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का बोध, सामाजिक प्रसन्नता और कौशल वृद्धि, संस्कृति का संरक्षण और प्रसार करना। अपनी संस्कृति का कैसे करे, उसका प्रचार प्रसार कैसे करे, ये हमें शिक्षा के माध्यम से इसकी जो है ज्ञान प्राप्त होती है। निष्ठा और धार्मिकता का संचार, ये जो है शिक्षा का उद्देश्य था। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षक के प्रकार। शिक्षक के प्रकार कौन कौन से थे, और जो है आचार्य किन्हें कहा जाता था, तो जो बिना शुल्क के शिक्षा प्रदान करते थे विद्यार्थियों को, उन्हें जो है आचार्य कहा जाता था। जो अपनी आजीविका को चलाने के लिए शिक्षा का कार्य करते थे, शिक्षण का कार्य करते थे, उन्हें उपाध्याय। चरक जो भ्रमण द्वारा, जैसे कि हुएन सांग जो चीनी यात्री था भारत में, भ्रमण द्वारा जो है यहाँ से बहुत कुछ सीखा, तो इस तरह के जो शिक्षक थे उन्हें चरक कहा जाता है। गुरु जो है जो गृहस्थ के साथ साथ, गृहस्थ जीवन जीने के साथ साथ शिक्षा प्रदान करते थे, उन्हें ऋग्वैदिक काल में गुरु कहा जाता था। युजनास्तिक जो प्रवचन द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे, उन्हें युजनास्तिक। शिखा जो नृत्य कला द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे, नृत्य कला की शिक्षा प्रदान करते थे, उन्हें शिखा। अब हम देखते हैं शिक्षण संस्थान। तो शिक्षण संस्थान में जो है मठ, गुरुकुल, परिषद, गोष्ठी या सम्मेलन, आश्रम या धर्म उपदेश, विद्यापीठ, अग्रहार,
घटिकाएं, ब्रह्मपुरी और विहार, ये सब जो है शिक्षण संस्थान जो प्राचीन भारत में कहा जाता था वो। अब हम पढ़ते हैं शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा ध्यान में रखिए। शिक्षण विधियां में अनुकरण द्वारा, आवृत्ति द्वारा, कंठस्थ कंठस्थ जो है जिसको रटना कहते हैं हम, कि पूरा कंठस्थ हो, कंठस्थ विधि से जो है शिक्षा प्रदान किया जाता था। यहाँ से प्रश्न आपका आ चुका है और आ सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए कि प्राचीन भारत में शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी। व्याख्या द्वारा, दृष्टांतों द्वारा, उदाहरण देकर विद्यार्थी को समझाने के लिए उदाहरण देकर जिससे कि सरल हो और विद्यार्थी उसे समझ पाए। प्रश्नोत्तर द्वारा, वाद विवाद द्वारा, शास्त्रार्थ द्वारा, कथन द्वारा, प्रदर्शन और अभ्यास के द्वारा जो है शिक्षण कार्य करवाया जाता था। श्रवण द्वारा मनन, निधिध्यासन होता था, तर्क होता था, कहानी के माध्यम से जो है शिक्षा दिया जाता था। बहुत सारी कहानियां जो है, जैसे बच्चों के लिए कहानी के द्वारा बच्चों को अगर कुछ सीख देनी है तो उन्हें कहानी सुनाइए तो वो उस चीज को सीखते हैं। तो इस तरह से जो है शिक्षण विधियां थी। आगे हम देखते हैं प्राचीन भारत के जो शिक्षण संस्थान थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत प्रश्न आ चुका है। तो वो देखिए कि प्राचीन भारत के जो शिक्षण संस्थान थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहला जो है तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में जो है ये अभी है वर्तमान समय में। प्राचीन समय में ये भारत में था तक्षशिला। दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला है, जो 700 ईसा पूर्व में जो है इसकी स्थापना हुआ था। ब्राह्मणवादी शिक्षा का जो है ये महत्वपूर्ण केंद्र था। ये प्रश्न आपका आ चुका है कि ब्राह्मणवादी शिक्षा का महत्वपूर्ण जो ब्राह्मणवादी शिक्षा किस प्राचीन जो है शिक्षण संस्थान से संबंधित है, तो ये जो है तक्षशिला जो है ब्राह्मणवादी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। चिकित्सा का अध्ययन, जैसे चरक और पाणिनि, कौटिल्य, इन सब का आपने नाम सुना होगा, ये सब जो है तक्षशिला में अध्ययन और अध्यापन दोनों ही कार्य किए थे। पाणिनि का बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टाध्यायी, और कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो भारतीय सैन्य विज्ञान में प्रशिक्षण केंद्र के रूप में जो है तक्षशिला को जाना जाता था। प्रवेश परीक्षाएं यहाँ पर होती थी और प्रवेश परीक्षा का जो है न्यूनतम आयु निर्धारित था और वो न्यूनतम आयु 16 वर्ष था। तक्षशिला में प्रवेश का अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली यहाँ पर थी, यानी कि डिग्री या डिप्लोमा यहाँ पे नहीं होता था। यहाँ पर जो है अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता था, जिसमें कि डिग्री और डिप्लोमा आपको नहीं दिया जाता था। 1980 में जो है इसको यूनेस्को में जोड़ा गया है। किसको? तक्षशिला को 1980 में यूनेस्को में जोड़ा गया। अगला जो है वो है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय जो अभी बिहार में है वर्तमान में। तो नालंदा विश्वविद्यालय इसकी जो स्थापना है वो 4वीं शताब्दी में हुई थी और कुमारगुप्त प्रथम इसकी स्थापना किया था। इसके कुलपति जो है वो शिलभद्र थे और यहाँ पर जो है मौखिक या व्याख्यात्मक जो है शिक्षण विधियां द्वारा शिक्षण कार्य होता था। व्याख्यान तथा विवाद विधि और चर्चा, मौखिक, व्याख्यात्मक, व्याख्यान तथा विवाद और चर्चा, इन विधियों द्वारा जो है शिक्षण कार्य किया जाता था। इसका जो है 12वीं शताब्दी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने इसे विनाश कर दिया, इसको नष्ट कर दिया था। 2010 में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसे स्थापित किया गया और 7वीं सदी में जो है यहाँ पर ईचिंग और जुआन जैन ने दौरा किया था नालंदा विश्वविद्यालय का। ये चीन के विद्वान है ईचिंग और जुआन जैन ने। तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा भी गया है आपको कि ये जो है चीन के विद्वान ये किस प्राचीन विश्वविद्यालय का दौरा किए थे। तो ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किए थे। 7वीं सदी में जो है हुएनसांग आया था, ये भी चीनी यात्री है और यहाँ से जो है यह धर्म ग्रंथ ले गया था। अगला जो है वो है बल्लभी। बल्लभी वर्तमान में जो है अभी गुजरात में है और इसके जो संस्थापक थे वो थे भट्टारक और यहाँ पर जो है हीनयान का जो है ये मुख्य केंद्र था बल्लभी। अगला है हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला वर्तमान में भागलपुर बिहार में जो है और ये जो है गंगा नदी के तट पर ये जो है स्थापित है। इसके संस्थापक जो थे पाल वंश के शासक धर्मपाल थे 8वीं शताब्दी में। धार्मिक शिक्षा का जो है यह विक्रमशिला प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ तांत्रिक बौद्ध धर्म के लिए यह जो है प्रसिद्ध था। 1203 ईस्वी में इसे भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया और नालंदा विश्वविद्यालय का कार्य जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड के प्रशासनाधीन जो है ये था। नालंदा विश्वविद्यालय का कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड के प्रशासनाधीन था। तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में।
यहाँ पर जो है 3000 अध्यापक थे। तिब्बती छात्र यहाँ पर सर्वाधिक थे। विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बती संस्कृति सभ्यता का जो है यहाँ पे निर्माण हुआ था। अगला जो है हमारा उदंतपुरी है। पांचवा जो हमारा प्राचीन विश्वविद्यालय है वो है उदंतपुरी, जो वर्तमान में बिहार के बिहार शरीफ में स्थापित है। इसके संस्थापक जो था गोपाल, पाल शासक है ये भी, गोपाल इसके संस्थापक है। अगला है जगतदला, जो बंगाल में जो है ये अभी वर्तमान में बंगाल में है, और इसके संस्थापक रामपाल थे। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अन्य विषय के साथ विशेष विषय वज्रयान बौद्ध मत के शिक्षक को जोड़ा गया। अन्य विषय के साथ जो है विशेष विषय वज्रयान बौद्ध मत को जो है शिक्षण से जोड़ा गया। यहाँ पर सारा पॉइंट आपको याद रखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगला है मिथिला विश्वविद्यालय, ये जो है ब्राह्मणवादी शिक्षा का ये भी प्रमुख केंद्र था। न्याय और तर्क में उच्च शिक्षा और विशिष्ट अध्ययनों के मुख्य केंद्र के रूप में जो है यह जाना जाता था। अगला है हमारा नदिया बंगाल में है अभी। जयदेव के गीत गोविंद के गीतों को यहाँ पर जो है दोहराया गया था। नवदीप, शांतिपुर और गोपालपुरा इसके 3 प्रमुख केंद्र हैं। नवदीप, शांतिपुर और गोपालपुरा। जो अभी नवदीप है वो नदिया विश्वविद्यालय से संबंधित है, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ अन्य जो है उज्जैन गणित, खगोल और धर्मनिरपेक्षता जो है शिक्षा से संबंधित था। इसके बाद सालोटकी जो है कर्नाटक में है, और एन्नाइराम जो है तमिलनाडु में है। इसका बस इतना ही याद रखिएगा कि कहां पर ये है। अगला हम देखते हैं, ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है। वेदांग और उससे संबंधित जो विषय है वो निरुक्त से संबंधित विषय जो है स्वप्न विज्ञान। अनुष्ठान जो है वो आपके वेदांग जो छंद है उससे संबंधित है, और छंद शास्त्र जो है शिक्षा से संबंधित है, और व्युत्पत्ति विज्ञान कल्प से। अब हम देखते हैं वैदिक काल में जो है शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, और बौद्ध काल में जो है शिक्षा का माध्यम पाली था। ये याद रखिएगा, वैदिक काल में संस्कृत शिक्षा का माध्यम था और बौद्ध काल में पाली भाषा जो है शिक्षा का माध्यम था। अगला जो हम देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है चीज मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, वो है वैदिक काल की जो प्रख्यात विदुषी महिलाएं, उनका नाम है यहाँ पर गार्गी, मैत्रेयी, संघमित्रा, अपाला। ये प्रश्न आपको आ सकता है और आ चुका है कि वैदिक काल की जो प्रख्यात विदुषी महिलाएं हैं इनमें से कौन है या कौन नहीं है। तो वो नाम आप याद रखिएगा, गार्गी, मैत्रेयी, संघमित्रा और अपाला, ये सभी जो है। और यहाँ पर जो है हमारा प्राचीन भारत का जो है शिक्षा प्रणाली वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। वैदिक जो प्राचीन भारत है उसमें किस तरह का शिक्षा प्रणाली था, किस तरह से शिक्षण कार्य आयोजित करवाए जाते थे, वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बारे में। अब हम देखते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा प्रणाली का किस तरह से विकास हुआ। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण जो है चार्टर अधिनियम जो 1813 में आया था, वो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। वैज्ञानिक शिक्षा जो है यहाँ पर वैज्ञानिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी। यहाँ से 1 लाख राशि जो है वो शिक्षा के लिए लगाया गया था। ईसाई मिशनरियों को जो है उनके धर्म की प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। और 1817 में जो है हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई। बाद में 1855 में जो है इसे प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया, और पुनः इसे 2010 में जो है प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व यहाँ पर आपको मिला। आगे हम देखते हैं एलिफिंस्टोन रिपोर्ट जो आया था 1823 में। आप याद रखिएगा कि कब कौन सा रिपोर्ट आया था और उसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था, शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, वो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, और सारा ही चीज आपको ध्यान रखना है। तो एलिफिंस्टोन जो रिपोर्ट था वो 1823 में आया था, और इसमें जो कहा गया कि जिला परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की बात इसमें की गई, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की बात इसमें की गई, स्कूल पर्यवेक्षक की बात की गई, और 1834 में जो है एलिफिंस्टोन संस्थान की स्थापना बंबई में की गई। और सबसे पहले उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की शुरुआत जो है यहीं से होती है। हमारी आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में जो है सबसे पहले जो है उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई, वो एलिफिंस्टोन रिपोर्ट में की गई, और यहीं से जो है उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की शुरुआत शुरू हो जाती है। 1834 में एलिफिंस्टोन कॉलेज बंबई की स्थापना हुई, और जो ये कॉलेज है एलिफिंस्टोन कॉलेज वो बंबई का सबसे पुराना कॉलेज है। ये आप एकदम ध्यान में रखिए, बंबई विश्वविद्यालय का सबसे पुराना कॉलेज 1834 में स्थापित एलिफिंस्टोन कॉलेज है।
अगला हमारा आया लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट 1835 में। लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट 1835 में आया और इसके अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य क्या हुए वो हम देखते हैं। तो शिक्षा जो है धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित तथा पूर्वाग्रहों से मुक्त हो, इसकी बात यहाँ पर की गई कि शिक्षा जो है वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए, पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। ये बात 1835 में लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट में कही गई। पश्चिमी शिक्षा पद्धति पर आधारित हो, यहाँ पर जो है पश्चिमी शिक्षा पर जोर दिया गया कि भारतीय शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए, पश्चिमी शिक्षा पद्धति पर आधारित हो। प्राच्यवादी देसी शिक्षा के स्थान पर जो है पाश्चात्यवादी अंग्रेजी शिक्षा अपनाने का यहाँ पर समर्थन किया गया। और 1837 में जो है विलियम वेंटिक जो उस समय का तत्कालीन गवर्नर था ने जो है अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दे दिया। अब जो है सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया था और अंग्रेजी को ही शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम यहाँ पर जो है स्वीकार किया गया। अब हम अगला देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये 1854 में जो है वुड डिस्पैच आया और इसने जो है शिक्षा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। इसमें क्या क्या हुआ हम देखते हैं। सबसे पहले दुनिया के जो है सबसे पुराने आधुनिक विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित कलकत्ता विश्वविद्यालय को माना जाता है। दुनिया का सबसे पुराना आधुनिक विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857। इसके बाद जो है हम देखते हैं उच्च शिक्षा के विषय में यह जो है पहली नीति थी वुड डिस्पैच 1854। ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रखिए कि जो है ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच जो है 1854 में आता है। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी के साथ साथ मातृभाषा की भी अनुशंसा इसमें की गई। मातृभाषा में शिक्षा की सिफारिश यहाँ पर की गई। इसी के तहत जो है 1857 में मद्रास, कलकत्ता और बंबई 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 में आपका जो है बंबई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय, ये तीनों विश्वविद्यालय की जो है स्थापना आपका किया गया। कब? 1857 में वुड डिस्पैच के अंतर्गत। अगला जो है हमारा स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर यहां पर बल दिया गया। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जो 3 विश्वविद्यालय 1857 में मद्रास, कलकत्ता और बंबई की स्थापना हुई, वो जो है विश्वविद्यालयों से संबंधन की वर्तमान प्रणाली की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। महाविद्यालयों की जो अभी होता है, महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों से संबद्धता जो होता है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है तत्व है, आपको ध्यान में रखना है। स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर यहाँ पर बल दिया गया। विद्यालयों में जो है निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान देने की यहाँ पर सिफारिश की गई कि आप अनुदान दीजिए। निजी प्रयत्नों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालयों में अनुदान देने के लिए प्रत्येक जिला में सरकारी कॉलेज की स्थापना हुई, इसकी यहाँ पर सिफारिश की जाती है वुड डिस्पैच के अंतर्गत। अगला जो हमारा आता है भारतीय शिक्षा यानी हंटर आयोग 1882 में आता है हंटर आयोग। इसके अंतर्गत जो है प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का जो है पृथकीकरण पर यहाँ पर बल दिया गया। दोनों को अलग अलग करने पर यहाँ पर जो है बल दिया गया। कॉलेजों का संबंधन जो है विश्वविद्यालय से हो उच्च शिक्षा को मानकीकृत करने के लिए यहाँ पर कहा गया, जिससे कि हमारा उच्च शिक्षा जो है सशक्त हो, मजबूत हो। महिला शिक्षा पर यहाँ पर बल दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने थॉमस रॉली की अध्यक्षता में जो है 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति यहाँ पर की। किसने की? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति लॉर्ड कर्जन ने थॉमस रॉली की अध्यक्षता में 1902 में। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। इससे जो है यहाँ पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा और 1905 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई और इसी के अंतर्गत जो है जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। राष्ट्रीय भाषाओं के विकास, भारतीय परंपराओं एवं संस्कृति के ज्ञान के प्रचार के लिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना बंगाल में की। और स्वतंत्रता पूर्व काल में कर्जन ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1902 का जो है गठन किया। और जो है स्वतंत्रता पूर्व काल में जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठन करने का जो सबसे पहला प्रयास किया, जो सबसे पहला पहल की, वो कौन किया? लॉर्ड कर्जन ने। अब हमारा आता है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग के अंतर्गत हम देखते हैं क्या क्या हुआ।
आयोग 1917 में आया और इसे जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष का हो, 10+2+3 शिक्षा पद्धति का जो है इसे अग्रगामी कहा जाता है। यहाँ से जो है 10+2+3 पद्धति जो थी वो यहाँ से शुरू हुई थी। इस पद्धति का अग्रगामी जो है सैडलर आयोग 1917 को कहा जाता है। विश्वविद्यालय के लिए त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम यहाँ पर इसकी बात की गई और इसके अलावा डिग्री कॉलेज और मध्यम शिक्षा के पृथक्करण की सिफारिश यहाँ पर की गई। ऑनर्स कोर्स और पास कोर्स पाठ्यक्रम की बात यहाँ पर की गई सैडलर आयोग 1917 के अंतर्गत। इसके बाद हमारा आता है हार्टोग समिति 1929 में और इसके अंतर्गत जो है 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE का जो है पुनर्गठन किया गया 1935 में। बेरोजगारी के कारणों की जांच के लिए जो है यहाँ पर सप्रुस समिति 1934 में आई। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, पॉलिटेक्निक और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और महाविद्यालय आरंभ, ये जो है अबोट वुड रिपोर्ट 1937 के अंतर्गत इसकी बात की गई। अगला जो है हमारा वर्धा शिक्षा योजना 1937 में आया और इसके अंतर्गत जो है इसे तालीम या मूल शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जो है जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में ये इसका गठन किया गया और भारतीय प्रारंभिक 7 वर्ष तक जो है शिक्षा निशुल्क एवं अनिवार्य यहाँ से कर दिया गया। शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा होगी, इसकी सिफारिश इसके अंतर्गत की गई। अगला हमारा आता है सार्जेंट शिक्षा योजना। इसके अंतर्गत जो है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग कर दिया गया, विद्या विषयक और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के रूप में। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में वैकल्पिक विषय के रूप में जो है गृह विज्ञान को यहाँ पर जोड़ा गया कि बालिका शिक्षा के रूप में जो है एक विषय विशेष रूप से वैकल्पिक विषय के रूप में होगा और वो होगा गृह विज्ञान। तो ये जो है सार्जेंट शिक्षा योजना 1944 के अंतर्गत किया गया। अगला है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और इसे जो है हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, राधा कृष्णन आयोग के नाम से हम जानते हैं। राधा कृष्णन आयोग 1948 में आया। इसके अंतर्गत जो है 12 वर्ष का माध्यमिक शिक्षा का सुझाव दिया गया कि 12 वर्ष तक जो होगा माध्यमिक शिक्षा होगा और उच्च शिक्षा के 3 उद्देश्य यहाँ पर जो है वो निर्धारित किए गए, सामान्य, सरकारी और व्यावसायिक शिक्षा के रूप में। इसके अलावा जो है विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन का सुझाव जो है यहीं पर दिया गया, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अंतर्गत। स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि जो है वो 3 वर्ष होगी, इसकी बात भी यहीं पर की गई। माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का एकीकरण का बात यहाँ पर किया गया। अगला है हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग और इसे मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये जो है आयोग 1952 में आया है, इसे मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। वस्तुनिष्ठ शिक्षा पद्धति की बात यहाँ पर की गई। उसके बाद 3 वर्ष माध्यमिक और 4 वर्ष की उच्च शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा यहाँ पर की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिए। 3 वर्ष माध्यमिक और 4 वर्ष की उच्च शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा यहाँ पर की गई। बहुउद्देशीय स्कूलों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की सिफारिश यहाँ पर की गई। इसके बाद जो है संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक देने की सलाह यहीं पर आपका होता है और उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो है मूल विषय के रूप में गणित, कला और संगीत, सामान्य ज्ञान को अनिवार्य करने की यहाँ पर सिफारिश की गई। बालक बालिकाओं की शिक्षा में समानता को उच्च प्राथमिकता और माध्यमिक स्तर पर सह शिक्षा की अनुशंसा जो है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958, जिसे देशमुख समिति के नाम से भी जानते हैं, इसके तहत जो है किया गया। यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिए कि जो है बालक बालिकाओं की शिक्षा में समानता को उच्च प्राथमिकता देने की बात और माध्यमिक स्तर पर सह शिक्षा की अनुशंसा की बात जो है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, जिसे देशमुख समिति के नाम से भी जानते हैं, 1958 में कही गई। भावात्मक एकता को बल देने के लिए 1961 में भावात्मक एकता समिति की स्थापना हुई। अब हमारा आता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 में। 14 जुलाई 1964 को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66, इसे जो है कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ। इसमें कुल 17 सदस्य जो है थे। इसके मूल में जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है कहा गया था शिक्षा पद्धति पर जो है
पुनर्विचार पर बल दिया गया था कि शिक्षा पद्धति में जो है पुनर्विचार होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखकर उसी के आधार पर जो है इसमें कार्य किए गए और इसी के जो है परिणाम स्वरूप 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो अस्तित्व में आई। शिक्षा के प्रत्येक पहलू पर इसमें जो है विचार किया गया। 10+2+3 की जो पद्धति है उस शिक्षा पद्धति की सिफारिश इसमें कोठारी आयोग में किया गया। बेसिक शिक्षा जो है पूर्व प्राथमिक नाम से मतलब जो है बेसिक शिक्षा को जो है पूर्व प्राथमिक नाम दिया जाए और 10वीं तक जो है शिक्षा उसको उच्च प्राथमिक शिक्षा के नाम से जो है पुकारा जाए और 11वीं से 12वीं जो शिक्षा है उसको प्री यूनिवर्सिटी या हायर सेकेंडरी जो है शिक्षा के नाम से इसको जाना जाए, ये इसमें कहा गया। स्नातक का जो है पाठ्यक्रम 3 साल होना चाहिए। त्रिभाषीय सूत्र इसमें जो है उसकी बात की गई। त्रिभाषीय सूत्र आप जानते हैं उसमें क्या होता है कि हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा दक्षिणी भाषाओं में से एक जो है अनिवार्य भाषा के रूप में उसमें जो है होना चाहिए। ये त्रिभाषीय जो है सूत्र है। गैर हिंदी भाषी राज्य हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा जो है उसमें गैर हिंदी जो भी राज्य हैं वहां पर जो है हिंदी, अंग्रेजी और एक उनकी जो है क्षेत्रीय भाषा इसमें शिक्षा मतलब देना है। ये त्रिभाषीय सूत्र का जो है इसमें बात किया गया। इसके बाद जो है तमिलनाडु सरकार ने इस सूत्र को त्रिभाषीय सूत्र को जो है तमिलनाडु सरकार ने नहीं स्वीकार किया। इसका जो है कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसके प्रतिवेदन का शीर्षक जो था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास जो है इसका प्रतिवेदन का शीर्षक था और उप शीर्षक था राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए कि जो है शीर्षक था राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा और उप शीर्षक था राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा और शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। अगला जो पॉइंट है, पहला आयोग जिसने सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखा वो यही था कोठारी आयोग। सामान्य स्कूल प्रणाली जहां सभी वर्ग के बच्चे एक साथ पढ़े इसकी सिफारिश यहाँ पर की गई। सामान्य पाठ्यक्रम के द्वारा बालक बालिकाओं को गणित एवं विज्ञान की शिक्षा दी जाए इसकी सिफारिश यहाँ पर की गई। 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए इसकी सिफारिश यहाँ पर की गई। 3 वर्षीय स्नातक तथा 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री पाठ्यक्रम की अनुशंसा यहाँ पर की गई। शिक्षक शिक्षा के अलगाव को दूर करना चाहिए, ये यहाँ पर जो है सिफारिश की गई। शिक्षक शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार करने की बात की गई। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की अवधि जो है वो निर्धारित करने की बात यहाँ पर की गई। प्रशिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार की बात यहाँ पर की गई। इसके अलावा जो है प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाए इस पर यहाँ पर बल दिया गया और सर्वप्रथम जो है प्रतिभा पलायन यानी कि ब्रेन ड्रेन वॉश की जो है समस्या पर यहाँ पर जो है ध्यान दिया गया इसमें कोठारी आयोग के तहत। अगला है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। ये शिक्षा नीति कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर जो है आधारित है। शिक्षा का प्रसार समस्त भारत यानी कि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से होना चाहिए इसकी बात यहाँ पर की गई। 10+2+3 शिक्षा पद्धति को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। त्रिभाषीय सूत्र यानी कि अंग्रेजी हिंदी के साथ एक स्थानीय भाषा में शिक्षा को यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर विस्तार करने की बात की गई। शुरुआती स्कूली शिक्षा जो है मातृभाषा में हो इसकी सिफारिश यहाँ पर की गई और विश्वविद्यालयों में शोध पर बल देने की बात जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत की गई। अगला है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये भी जो है कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर ही आधारित है यानी कि जो भी कोठारी आयोग में कहा गया था जिसकी सिफारिश की गई उसी को विस्तार करने या बढ़ावा देने की बात जो है इस शिक्षा नीति के तहत किया गया। आधुनिकीकरण आईसीटी की भूमिका पर बल और व्यवसायीकरण उच्च शिक्षा में जो है आधुनिकीकरण होना चाहिए, आईसीटी की भूमिका पर बल देना चाहिए और व्यवसायीकरण होना चाहिए इसकी बात यहाँ पर की गई। इसके अलावा जो है इसे जो है आने वाले समय का मैग्ना कार्टा यानी महाधिकार पत्र कहा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को जो है आने वाले समय का मैग्ना कार्टा कहा गया। संविधान की मूल धारणा जो थी कि एक स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्धता को यहाँ पर जो है वरीयता दिया गया और प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना करने की बात यहाँ पर की गई। उच्च शिक्षा को सुलभ करवाने के लिए खुले विश्वविद्यालय की स्थापना पर बल यहाँ पर दिया गया और इग्नू है इंदिरा गांधी जो विश्वविद्यालय है मुक्त विश्वविद्यालय की पद्धति पर दूरस्थ अध्ययन पर जो है बल दिया गया। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और मूल्यों पर आधारित शिक्षा की यहाँ पर जो है बात की गई। महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप ग्रामीण जो है विश्वविद्यालय ग्रामीण विश्वविद्यालय जो है वो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप होनी चाहिए इसकी बात यहाँ पर की गई। इसके अलावा शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच यानी कि समानता के लिए शिक्षा पर यहाँ पर जो है बल दिया गया।
10+2+3 शिक्षा पद्धति को जो है यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई की जो है यहाँ पर स्वायत्त दर्जा देने की यहाँ पर बात की गई। इसके अलावा जो है प्रत्येक राज्य में उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किया गया। ये सब बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण कार्य किए गए शिक्षा के क्षेत्र में और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी चीजों को एकदम ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पर मैं उन्हीं चीजों को बस जो है यहाँ पर आपको बता रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इधर उधर की कुछ भी बात यहाँ पर मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि कम से कम समय में आपको जो है पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट करवाना है। तो इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को आपको बता रही हूँ और सारा को आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हम थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा विस्तार में इसको हम नहीं देखेंगे। तो इसमें जो है ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रतिवेदन के आधार पर जो है इसका गठन हुआ, इसमें कार्य हुए, इसमें सुधार किए गए। स्वतंत्र भारत की जो है ये तीसरी शिक्षा नीति ये है। पहली 1968, दूसरी 1986 और तीसरी 1920। केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जो है देश की जीडीपी का 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य जो है इसमें निर्धारित किया गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। जो 10+2 का पद्धति था, शिक्षा पद्धति, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया और यहाँ पर उसको जो है 5+3+3+4 प्रणाली कर दिया गया। इसके अलावा जो है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है शिक्षा का प्रबंधन जो है अत्यधिक बौद्धिक शक्ति, गंभीरता, तार्किक एवं नवाचार तथा सृजनशीलता यानी कि रचनात्मकता के लिए अपेक्षित स्वतंत्रता के लिए परिवेश की आवश्यकता पर यहाँ पर जो है बल दिया गया। इससे प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में, तो इसे ध्यान में रखिए। तकनीक को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की गई और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो है नाम बदलकर यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो ये था हमारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आयोजित जो गठन था, बहुत सारी योजनाएं थी जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य किए गए शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, ये हमने देखा। अब आगे हम देखेंगे उच्चतर शिक्षा की संरचनाएं। अब हम देखेंगे कि उच्चतर शिक्षा की संरचनाएं हमारे उसका गठन किस तरह से किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, जिसका गठन 1956 में होता है। 28 दिसंबर 1953 को नींव रखी गई इसकी और तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे उस समय यूजीसी का औपचारिक रूप से जो है 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक सांविधिक निकाय के रूप में जो है इसको स्थापित किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय करने, निर्धारण करने तथा रख रखाव के लिए जो है इसका गठन किया गया। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है कि किस संस्था का जो है कार्य है मानकों का समन्वय और निर्धारण करना तथा रख रखाव करना, तो वो है यूजीसी आपका। इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है। और इसका जो है कार्यालयों की संख्या, ये आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि यूजीसी के कितने कार्यालय हैं। तो 6 इसके जो है कार्यालय है, बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद और कोलकाता तथा पुणे, 6 इसके जो है कार्यालय हैं। इसका प्रतीक चिन्ह जो है ज्ञान विज्ञान विमुक्ति और प्रथम अध्यक्ष जो इसके थे वो थे शांति स्वरूप भटनागर, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष जो है इसके धर्मपाल सिंह, इसके वर्तमान अध्यक्ष है। अब यूजीसी के साइट पे जाकर ये सारी चीजें आप वहां भी देख सकते हैं। आगे जो है वो हम देखते हैं कि यूजीसी के अधिदेश क्या है, इसके जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है। तो उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उचित निधियों का आवंटन करने का कार्य जो है यूजीसी का है। विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव का जो कार्य है वो यूजीसी का है। विश्वविद्यालय शिक्षा का समन्वय और बढ़ावा देने का कार्य यूजीसी करता है। विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों को निर्धारित करने का कार्य जो है यूजीसी करता है। शिक्षा के नियमों के न्यूनतम स्तर का निर्धारण, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति और घटनाओं का अवलोकन, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान वितरण करने का कार्य, ये सभी कार्य यूजीसी के हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा पर निगरानी रखने का कार्य जो है यूजीसी करता है। इसके अलावा उच्चतर शिक्षण संस्थानों, संघ और राज्य सरकारों के बीच जो है एक कड़ी का काम करता है यूजीसी आपका। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने का जो कार्य है वो यूजीसी करता है। तो ये थे यूजीसी के अधिदेश, उसके कार्य। आगे अब हम देखते हैं अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं IUC, अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर। यूजीसी के
तहत स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आते हैं कौन सा सांविधिक निकाय है, कौन सा स्वायत्त संस्था है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अंतर विश्वविद्यालय केंद्र जो है आपका IUC जो है एक स्वायत्त संस्था है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उन विश्वविद्यालयों को समान उन्नत केंद्रीय सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करना जो अवसंरचना और अन्य क्षेत्रों में निवेश करने में समर्थ नहीं है। इसके अलावा संपूर्ण देश में शिक्षक एवं अनुसंधानकर्ताओं को प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषज्ञता प्रदान करना इसका कार्य है। अनुसंधान और शिक्षक समुदाय के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समान जो है आधुनिक उपकरण और उत्कृष्ट पुस्तकालय सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य। 1994 में स्थापित परमाणु विज्ञान केंद्र नई दिल्ली भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है जिसे इंटर यूनिवर्सिटी एक्सलेटर सेंटर भी कहा जाता है। विश्वविद्यालय प्रणाली के तहत जो है भारत में 7 अंतर विश्वविद्यालय कार्यरत है, जिसमें से 2 नई दिल्ली, एक बेंगलुरु और एक काकीनाडा आंध्र प्रदेश और एक अहमदाबाद गुजरात तथा एक जो है पुणे महाराष्ट्र में है। अब हम देखेंगे विश्वविद्यालय स्तर संस्थाएं कौन कौन सी है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले भारत में जो है मुख्यतः 4 प्रकार के विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय। तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे। सबसे पहला है केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय अधिनियम द्वारा जो है स्थापित होता है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है जो केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित होता है। संसद के अधिनियम द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के कार्यक्षेत्र में जो है ये चलता है और गोवा, आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुदुचेरी में है। 2021 के बजट में जो है वित्त मंत्री द्वारा घोषणा लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय वर्तमान 2020 में जो है 54 नियमित विश्वविद्यालय है और सबसे अधिक जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो है उत्तर प्रदेश में आपका 6 विश्वविद्यालय है और दूसरे स्थान पर दिल्ली है जहां पर 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। राज्य विश्वविद्यालय जो है UGC द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद ही जो है यह अनुदान प्राप्त कर सकता है। राज्य अधिनियम द्वारा राज्य विश्वविद्यालय स्थापित होता है। 2030 तक 417 राज्य विश्वविद्यालय, जिसमें से 249 UGC अधिनियम द्वारा 1956 की धारा 12B के तहत स्थापित है। राज्य विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति होता है यानी चांसलर जो होता है वो राज्यपाल होता है। कोलकाता, मद्रास, मुंबई भारत का सबसे पुराना राज्य विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1857 में हुई थी। सबसे अधिक राज्य विश्वविद्यालय वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक जहां पर 32 विश्वविद्यालय है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो है 31 राज्य विश्वविद्यालय है और तीसरे स्थान पर गुजरात है जहां पर 30 राज्य विश्वविद्यालय है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 1 और दिल्ली में 7 राज्य विश्वविद्यालय है। UGC द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद ही जो है राज्य विश्वविद्यालय अनुदान के योग्य समझा जाता है, जिसका उपयोग विश्वविद्यालय की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन, संवर्धन और स्तरों में सुधार करने के लिए किया जाता है। मेडिकल और कृषि जो है राज्य विश्वविद्यालय को UGC योजनागत जो निधियां हैं वो आवंटित नहीं करती है। जो राज्य विश्वविद्यालय मेडिकल और कृषि से संबंधित है उसे UGC जो है निधियां आवंटित नहीं करती है, ये याद रखिए। अगला हमारा है मानित विश्वविद्यालय, जिसे डीम्ड विश्वविद्यालय कहते हैं या सम विश्वविद्यालय के नाम से भी इसे जानते हैं। यह UGC के जो है सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा मानित विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किया जाता है, जो एक विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर और विशेषाधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। किसके सलाह पर? UGC के सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा मानित घोषित किया जाता है। और जब ये घोषित हो जाएगा तो ये जो है एक विश्वविद्यालय के जो जितने भी शैक्षिक स्तर होते हैं और उसके जो विशेषाधिकार होते हैं उसका ये प्रयोग कर सकता है। यह अपना पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम स्वयं निरूपित कर सकता है। मानित विश्वविद्यालय, यहां से आपका प्रश्न आ चुका है, इसे ध्यान में रखिए। प्रवेश और शुल्क संबंधी नियम भी स्वयं बना सकता है ये। चिकित्सा, शारीरिक, मत्स्यिकी, भाषाओं, सामाजिक विज्ञान, पशुपालन, वन शोध, आयुध प्रौद्योगिकी, तटीय शिक्षा, संगीत और सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में जो है शिक्षा और शोध सुविधाएं यह मानित विश्वविद्यालय प्रदान करता है। याद रखिए मानित विश्वविद्यालय किन किन क्षेत्रों में जो है शोध सुविधाएं प्रदान करता है। UGC रेगुलेशंस 2016 के अनुसार एक संस्था डीम्ड विश्वविद्यालय बनने के योग्य तभी हो सकता है
जब डीम्ड विश्वविद्यालय के पास कुल निर्मित क्षेत्रफल का कम से कम जो है 40% खुला स्थान होना चाहिए। मानित विश्व की कुल संख्या जो है 125 है। 2020 के अनुसार जो है मानित विश्वविद्यालय की कुल संख्या 125 है। राज्य के कुलाधिपति नहीं होते हैं, इसका जो है राज्यपाल कुलाधिपति नहीं होते हैं। यह पाठ्यक्रम शुल्क प्रवेश संबंधी निर्णय ले सकता है। कुछ प्रसिद्ध डीम्ड विश्वविद्यालय जो है वो है बेंगलुरु में 1950 में जो है इसको दर्जा मिला और 1908 में स्थापना हुई भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। 1950 में इसको दर्जा मिला और 1908 में जो है इसकी स्थापना हुई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस धनबाद और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति 1961 में स्थापित। सबसे अधिक डीम्ड विश्वविद्यालय वाला राज्य जो है तमिलनाडु है, जहां पे 28 जो है कुल डीम्ड विश्वविद्यालय है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जहां पर 21 है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है जहां पर 14 मानित विश्वविद्यालय है। अगला है हमारा निजी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना प्रायोजिक निकाय जैसे कि समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत समिति या कोई कंपनी जिनका पंजीकरण अधिनियम 1956 के तहत हुआ हो के द्वारा होता है। वर्तमान में यानी 2020 के अनुसार जो है कुल संख्या निजी विश्वविद्यालय की कुल संख्या जो है 369 है। पहले स्थान पर राजस्थान है जहां पर 52 है, दूसरे स्थान पर गुजरात है जहां पर 42 है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है जहां पर जो है 38 जो है निजी विश्वविद्यालय है, 38। शिक्षण संस्थानों को सहबद्ध जो करने का अधिकार है वो निजी विश्वविद्यालय को नहीं होता है। एफिलेट करने का जो अधिकार है वो निजी विश्वविद्यालय को नहीं होता है। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंस गंगटोक जो 1995 में स्थापित है वो भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय है। भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कहाँ है? गंगटोक में है। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंस। अगला है हमारा टॉपिक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, उसे हम यहां पर देखेंगे। अब संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित जो होता है उसे हम राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कहते हैं। आधिकारिक तौर पर इसे जो है स्वायत्त संगठन कहा जाता है। उपाधि दे सकता है परंतु कॉलेज संबद्ध नहीं कर सकता। राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान है वो उपाधि दे सकता है लेकिन कॉलेज संबद्ध करने का अधिकार जो है इसके पास नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है और इसकी जो कुल संख्या है मार्च 2021 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की कुल संख्या 130 है। इसके अंतर्गत जो है IITs जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वो आते हैं, NITs आते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IIMS आते हैं भारतीय प्रबंधन संस्थान और जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। इसके अलावा भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं जो है अनुसंधान भारतीय सांख्यिकी संस्थान आदि जो है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के अंतर्गत आते हैं। फर्जी विश्वविद्यालय, जाली विश्वविद्यालय से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। जो विश्वविद्यालय UGC अधिनियम 1956 का उल्लंघन करते हैं वैसे विश्वविद्यालय को जो है जाली विश्वविद्यालय कहा जाता है। 9 राज्यों में जाली विश्वविद्यालय संचालित होता है और सबसे अधिक जाली विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश में 8 जाली विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है। विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था डिग्री डिप्लोमा देता है। पाठ्यक्रम संसद द्वारा पारित जो है अधिनियम जो है स्वयं निर्धारित करता है। शोध कार्यक्रम प्रसारित करता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं विश्वविद्यालय और कॉलेज में जो मुख्य अंतर है उसके बारे में। विश्वविद्यालय जो है एक स्वायत्त संस्था के रूप में होता है। डिग्री डिप्लोमा वो स्वयं देता है। पाठ्यक्रम जो है स्वयं निर्धारित करता है और शोध कार्यक्रम प्रसारित करता है, प्रस्तावित करता है और यह जो है संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत जो है इसकी स्थापना होती है, यह स्थापित होता है। लेकिन कॉलेज जो है विश्वविद्यालयों से संबंध होता है, संबद्ध होता है, यानी कि जो है कॉलेज का जो अभिशासन है वो विश्वविद्यालय के द्वारा होता है, उससे जुड़ा होता है। डिग्री विश्वविद्यालय की होती है। पाठ्यक्रम जो है विश्वविद्यालय के अनुसार इसका जो पाठ्यक्रम होता है वो होता है और शोध कार्य जो है कॉलेज प्रस्तावित नहीं करता है। तो ये कॉलेज और जो है विश्वविद्यालय में मुख्य अंतर है। अब हम विश्वविद्यालय के कुछ प्रमुख जो है पदों की बात कर लेते हैं जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहला जो पद है कुलाध्यक्ष का होता है, विजिटर जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर किसी भी विश्वविद्यालय का जो सर्वोच्च पद होता है वो होता है कुलाध्यक्ष यानी कि विजिटर। केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होते हैं और राज्य विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष जो है राज्यपाल होता है। कुलाधिपति यानी कि चांसलर जो होता है वो जो है किसी भी विश्वविद्यालय की प्रशासकीय सूची में जो सबसे शीर्षस्थ पद है यानी सबसे जो ऊंचा पद है वो कुलाधिपति यानी कि चांसलर का होता है। इसकी नियुक्ति कोर्ट, बोर्ड ऑफ गवर्नर या सीनेट आदि द्वारा किया जाता है। उप कुलपति यानी कि वाइस चांसलर जो है कार्यात्मक दृष्टि से विश्वविद्यालय का जो है शीर्षस्थ जो पद होता है, कार्यात्मक दृष्टि से ध्यान रखिएगा कि कौन प्रशासनिक दृष्टि से सबसे ऊंचा पद है, कौन कार्यात्मक दृष्टि से। तो जो कार्यात्मक दृष्टि से विश्वविद्यालय का सबसे ऊंचा पदाधिकारी जो होता है वो उपकुलपति होता है, वाइस चांसलर होता है। नियुक्ति जो है इसकी विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था अपने विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार करता है। अब है रेक्टर। रेक्टर जो है यानी कि प्रोवाइस चांसलर उपकुलपति के कामों में सहायक के तौर पर जो है इसकी नियुक्ति होती है, यानी कि वाइस चांसलर के कामों में सहायक के तौर पर इनकी नियुक्ति होती है। इसकी नियुक्ति जो है विश्वविद्यालय की प्रशासनिक संस्था के द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के बीच से ही किसी एक व्यक्ति को जो है इस पद के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके बाद जो है डीन आता है। डीन या संकाध्यक्ष जो होते हैं यानी कि जो फैकल्टी के अध्यक्ष होते हैं उसे डीन कहते हैं। विश्वविद्यालय के जो संकाय के शीर्षस्थ पद होता है, सबसे ऊंचा पद होता है, वो डीन का होता है। सीनेट, सीनेट जो है विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्रशासनिक समिति है और इसका जो अध्यक्ष होता है, सीनेट का जो अध्यक्ष होता है वो कुलपति होता है। इसके बाद जो है कार्यकारिणी परिषद, सीनेट द्वारा निर्धारित नियमों व नीतियों का क्रियान्वयन का जो कार्य करता है वो कार्यकारिणी परिषद का कार्य होता है। और शैक्षणिक परिषद, एकेडमिक काउंसिल जो होता है वो क्या होता है कि विश्वविद्यालय का उच्चतम शैक्षिक निकाय होता है। शिक्षा परीक्षा के मानकों का रख रखाव का कार्य जो है शैक्षणिक परिषद यानी एकेडमिक काउंसिल का काम होता है। पाठ्यक्रम शोध संबंधी नियमों का निर्धारण, ये सभी कार्य जो है एकेडमिक काउंसिल द्वारा किया जाता है। तो ये थे कुछ पद। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो है भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है AIU जिसे आप कहते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ आपका क्या होता है, ये जो है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में इसकी जो है स्थापना हुई, जिसमें जो है भारतीय विश्वविद्यालय सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। जितने भी भारतीय विश्वविद्यालय हैं वो इनके सदस्य के रूप में इसमें शामिल होते हैं। उच्चतर शिक्षा में सूचना आदान प्रदान ब्यूरो के रूप में जो है ये काम करता है। याद रखिएगा, उच्चतर शिक्षा में सूचना आदान प्रदान ब्यूरो के रूप में कार्य किसका है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ का। वर्तमान में संघ की सदस्यता जो है 805 है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के 17 जो है एसोसिएट सदस्य है। 17 एसोसिएट सदस्य हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 1925 अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड के रूप में जो है इसमें 1925 में जो है अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड के रूप में जो है इसकी घोषित है। यह एक राष्ट्रीय महत्व के संस्था होने के साथ साथ सभी विश्वविद्यालयों के लिए उभयनिष्ठ प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, यह एक जो है राष्ट्रीय महत्व के संस्था होने के साथ साथ जो है यह सभी विश्वविद्यालयों के लिए उभयनिष्ठ प्लेटफॉर्म जो है वो उपलब्ध कराता है। ये कार्य किसका है, तो AIU का है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का ये काम है। अगला जो है हमारा वो है हमारा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, NAAC जिसे हम कहते हैं। विश्वविद्यालयों के गुणवत्ता की जांच के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। 1994 में इसकी स्थापना हुई एक स्वायत्त निकाय के रूप में। 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव पर भारतीय उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता के स्तर की जांच करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय इसका कहाँ है, बेंगलुरु में जो है आपका इसका मुख्यालय है। UGC द्वारा यह वित्त पोषित होता है। यह एक स्वायत्त संस्था है लेकिन UGC द्वारा वित्त पोषित होता है, याद रखिएगा। NAAC का प्रतीक चिन्ह जो है वो है वाक्य उत्कृष्टता, विश्वसनीयता और प्रासंगिकता। उत्कृष्टता, विश्वसनीयता और प्रासंगिकता इसका जो है प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद जो है यह भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों का आकलन तथा प्रत्यायन यानी कि मान्यता प्रदान करने का कार्य करती है। इसके जो है UGC के अध्यक्ष ही जो है इसका अध्यक्ष होता है, लेकिन जो है इसका
प्रमुख और सामान्य परिषद और कार्यकारी समिति, इसका दो जो है मुख्य समितियां होती है। तो प्रमुख जो परिषद है इसका, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो यूजीसी के जो अध्यक्ष होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। नैक जो है अपना कार्य दोनों समिति के, जो इनका सामान्य परिषद और कार्यकारी समिति दो समिति हैं, इन दोनों समिति के द्वारा जो है अपना कार्य करती है। कार्यकारी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो सामान्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा जो मनोनीत उत्कृष्ट अकादमिक व्यक्ति के रूप में जो होते हैं उन्हें ही कार्यकारी समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। नैक के जो है निदेशक ही अकादमिक एवं प्रशासनिक प्रमुख होता है और सामान्य परिषद और कार्यकारी परिषद के सदस्य सचिव होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है वो अब हम देखते हैं। तो इसका जो है उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में उत्तरदायित्व, मूल्यांकन, स्वायत्तता, नवाचार को प्रोत्साहित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक वातावरण बनाने में सहायता, शैक्षिक अधिगम तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, शैक्षिक परिवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जो है इसका गठन किया गया है। उच्चतर शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन कर उसे ग्रेड प्रदान करने का काम कौन करता है? आपका नैक करता है। मूल्यांकन तथा प्रत्यायन का जो है कुछ मुख्य आधार निर्धारित है जिसके आधार पर जो है यह मूल्यांकन और प्रत्यायन करता है। तो शैक्षिक प्रक्रिया और उसके परिणाम के आधार पर, आर्थिक सुदृढ़ता, उस विश्वविद्यालय की आर्थिक सुदृढ़ता के आधार पर, पाठ्यक्रम की व्यापकता के आधार पर, इसके बाद जो है संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं तथा संसाधनों के स्थिति के आधार पर जो है यह प्रत्यायन और मूल्यांकन करता है। अनुसंधान कार्य के आधार पर संगठनात्मक ढांचा तथा अधिशासन किस तरह से हो रहा है उस विश्वविद्यालय का, उसके आधार पर जो है उसका मूल्यांकन और प्रत्यायन नैक के द्वारा किया जाता है। नैक का मूल संरचना क्या है? राष्ट्रीय विकास में योगदान, विद्यार्थियों में मूल्य व्यवस्था विकसित करना, विद्यार्थियों में वैश्विक सक्षमताओं का संपोषण करना और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना, उत्कृष्टता के लिए खोज, नैक का जो है ये मूल्य संरचना है। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, जिसे एनबीए इसका शॉर्ट फॉर्म है। AICTE द्वारा 1994 में स्थापित यह है। इंजीनियरिंग व अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों, संस्थाओं, मूल्यांकन तथा प्रत्यायन के लिए जो है अधिकृत है यह। इसका मुख्यालय, एनबीए का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। अगला है हमारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा, NIRF इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसकी शुरुआत जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा 29 सितंबर 2015 को किया गया। पूरे देश में संस्थाओं की रैंकिंग करने की, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ जो हम होता है निर्धारित की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन है या सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संस्थान कौन है, तो ये जो कार्य है रैंकिंग निर्धारित करने का जो कार्य है वो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा यानी कि NIRF का यह कार्य है। 2020 के अनुसार जो है आपका सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय भारतीय विज्ञान संस्थान जो है प्रथम स्थान पर है और सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई जो है वो प्रथम स्थान पे है। अब हम प्राच्य अधिगम, भारत में जो है प्राच्य अधिगम जो है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो श्रवण द्वारा ज्ञान अर्जन करना, जीविकोपार्जन इसका मुख्य उद्देश्य था। कार्य द्वारा अनुभव पर मुख्य बल दिया जाता था। कौशल आधारित शिक्षा यानी कि हस्त कौशल, धातु निर्माण जैसे कौशलों को विकसित किया जाता था प्राच्य अधिगम के अंतर्गत। वर्तमान में प्राच्य अधिगम की स्थिति को हम देखेंगे। अधिगम कार्यक्रम की अल्पकालीन अवधि जो है 6 माह या 1 साल की होती है। रोजगार मुहैया कराने के आधुनिक और तकनीक पर आधारित कोर्सेज जो है वो इसमें सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि डाटा एंट्री का कोर्स या ब्यूटिशियन या एनिमेशन आदि प्रोग्राम का जो कोर्स होता है वो आपको वर्तमान भारत में प्राच्य अधिगम के अंतर्गत सारी कोर्सेज करवाई जाती है। या आपका विदेशी भाषा के जो कोर्स होते हैं जो बस आपका रोजगार के लिए आप इसे करते हैं, कम से कम समय में तकनीक पर आधारित शिक्षा जो आप ग्रहण करते हैं रोजगार के लिए, रोजगार के उद्देश्य से, वो वर्तमान भारत में प्राच्य अधिगम के अंतर्गत आता है। 12वीं या स्नातक के बाद भी यह अपनाया जा सकता है, इसमें रोजगार की गारंटी होता है। पारंपरिक अधिगम में जो है नियमित संस्थान में शिक्षा प्राप्त करना, यह जो है निष्क्रिय शिक्षा होता है।
शिक्षक निर्देशों के लिए गति निर्धारित करता है जिसका पालन विद्यार्थी करता है। रोजगार प्राप्ति में जो है इसमें अधिक समय लगता है क्योंकि यह केंद्र में विद्यार्थी नहीं होता है, केंद्र में जो है शिक्षक होता है। श्यामपट्ट और चाक के माध्यम से पढ़ाया जाता है। आपका प्रश्न आ सकता है कि किस अधिगम में जो है श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है माध्यम के रूप में, तो वो है पारंपरिक अधिगम में। छात्रों को ज्ञान, कौशल, अनुभव प्रदान किया जाता है। नियंत्रण एवं मूल्यांकन जो है शिक्षक द्वारा किया जाता है और विद्यार्थी सहकर्मी निरंतर संपर्क में होते हैं इसमें, यानी कि आपका क्लास में बैठ के जो पढ़ाई होता है वो आपका पारंपरिक अधिगम के अंतर्गत आता है। मुख्य उद्देश्य जो इसका होता है वो होता है पढ़कर परीक्षा पास करना। शिक्षक का संचालन जो है वो कॉलेज और विश्वविद्यालय आदि के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है आपका पारंपरिक अधिगम के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं गैर परंपरागत अधिगम। रोजगार के साथ शिक्षा प्राप्त करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य होता है। जो दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार शिक्षा के रूप में जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन जो उसका पाठ्यक्रम पूरा करवाया जाता है, वो हमारा गैर परंपरागत अधिगम के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है रोजगार के साथ शिक्षा प्राप्त करना। सक्रिय शिक्षा, स्वतंत्र रूप से जो है सक्रिय शिक्षा के रूप में इसका जो है संचालन होता है। विद्यार्थी सुविधा अनुसार अधिगम कार्य चुनता है। विद्यार्थी अपने सुविधा के अनुसार, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता है कि हाँ आपको यही पढ़ना है, आपको यही सब्जेक्ट लेनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। विद्यार्थी इसमें अपने सुविधा के अनुसार अधिगम कार्य को चुनता है। शिक्षण कार्य जो है ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम आदि के रूपों में संचालित होता है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से जो है रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना इसका जो है उद्देश्य होता है। और आत्मनियंत्रण एवं आत्म मूल्यांकन इसमें होता है। कोई दूसरा आपका टीचर जो है इसमें, आपका शिक्षक जो है इसमें आपका नियंत्रण नहीं करता है, नहीं मूल्यांकन किया जाता है। आप इसमें स्वयं जो है नियंत्रण और मूल्यांकन करते हैं। तो ये था आपका गैर परंपरागत अधिगम। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा जो है एक व्यावहारिक शिक्षा के रूप में है। किसी विशेष व्यवसाय या वृत्ति के समन्वय के ज्ञान एवं कुशलता अर्जित करने में जो है व्यावसायिक शिक्षा जो है सहायक होता है। इसके द्वारा जीविकोपार्जन के प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें विद्यार्थी की रुचि, प्रवृत्ति एवं व्यक्तित्व का जो है ध्यान रखा जाता है। दैनिक जीवन के व्यावसायिक ज्ञान को अर्जित किया जाता है। इसमें रुचि के अनुसार इसमें जो है विषय का चयन किया जाता है आपका। इस शिक्षा का क्षेत्र जो है सीमित होता है। धन का जो व्यय है वो इसमें अधिक होता है व्यावसायिक शिक्षा में। आपका प्रश्न आ सकता है, उसमें 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और ये पूछा जा सकता है कि व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सा इनमें से गलत है। तो वो आप यहाँ पर याद रखिए कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें क्या क्या होता है। इस शिक्षा का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, धन का व्यय अधिक होता है। इसमें 15 जुलाई 2015 को जो है पहला कौशल भारत विकास मिशन लॉन्च किया गया। 2014 में जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन हुआ। यह शिक्षा, परिवार, श्रम और कार्य सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। सभी का इसमें जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला हम पढ़ेंगे तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तकनीक आधारित शिक्षा। तो इसके अंतर्गत जो है इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, आर्किटेक्चर, नगर नियोजन, प्रयुक्त कला और शिल्प, होटल प्रबंधन आदि से संबंधित कौशल का निर्माण जो है उसका प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। कम जो है श्रम में, कम लागत में, कम समय में जो है इसमें उत्पादन कौशल को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसके द्वारा डिप्लोमा, डिग्री, स्नातकोत्तर के मुख्य जो है अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत में 1847 में, ये आपको ध्यान में रखना है, भारत में 1847 में जो है रुड़की शहर आपका उत्तराखंड सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। 1847 में रुड़की शहर उत्तराखंड में सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। इसके बाद सबसे प्राचीन क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वारंगल में, आपका वारंगल में 1959 ईस्वी में स्थापना हुई, जिसे 2002 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परिवर्तित कर दिया गया। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च स्तर के अनुसंधान प्रदान करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में की गई। और 1856 में जो है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज आरंभ किए गए। वर्तमान भारत में तकनीकी शिक्षा व्यवस्था
केंद्रीय सरकार और वित्त पोषित संस्थान जिसे हम कहते हैं, राज्य या केंद्र सरकार वित्त पोषित संस्थान और स्व वित्त पोषित संस्थान, तीन प्रकार के जो है तकनीकी शिक्षा संस्थान है। तीन प्रकार जो है इसका तीन भाग किया गया है। तो अब हम देखते हैं कुछ तकनीकी जो शिक्षा संस्थान है उसको अब हम यहाँ पर देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला है आपका इसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसका शॉर्ट फॉर्म AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। परामर्शदात्री निकाय के रूप में जो है इसकी स्थापना 1945 में इसकी जो है स्थापना हुई परामर्शदात्री निकाय के रूप में। 1987 में संसद द्वारा जो है इसे सांविधिक निकाय का दर्जा प्राप्त हो गया 1987 में। राष्ट्रीय स्तर की जो है ये परिषद है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, आपका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 7 इसके जो है क्षेत्रीय कार्यालय है कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़ और हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु। 7 इसके याद रखिएगा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के जो है आपका 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला है हमारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT। इंजीनियरिंग शिक्षा और शोध जो है क्षेत्र से यह संबंधित है। इसकी कुल संख्या जो है वो आपका 23 है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 1961 द्वारा जो है इसको प्रशासित किया गया, स्थापित किया गया। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में जो है ये है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IIT कहते हैं। इसके बाद है आपका भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जो है। वर्तमान में 7 IIM है, अमृतसर, सिरमौर हिमाचल, संबलपुर उड़ीसा, नागपुर, जम्मू और विशाखापत्तनम में। इसके बाद जो है आपका भारतीय विज्ञान संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। स्थापना जो है इसका 27 मई 1909 में हुआ। विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और संस्थान के लिए जो है इसका स्थापना किया गया भारतीय विज्ञान संस्थान का। अगला है हमारा भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका IISER। मुख्यालय है इसका पुणे, महाराष्ट्र में। विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित करता है। इसके 7 केंद्र है कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति और बहरामपुर। ये ध्यान में रखिएगा मुख्यालय कहाँ है और कितने इसके जो है क्षेत्रीय केंद्र स्थापित है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। अगला जो है आपका राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वो हम यहाँ पर देखेंगे। भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में जो है इसकी स्थापना की गई। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति हेतु जो है प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करना जो है इसका उद्देश्य है। नीट, JEE, CAT, UGC नेट, GPAT जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं भी इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है प्रवेश और भर्ती हेतु उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करना है। और ये आकलन जो है 3 आधार पे, आपका 3 आधार यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण है। कुशल, पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय, 3 मानकों के आधार पे जो है यह जो है उम्मीदवारों की योग्यता का जो है आकलन करता है NTA। ये प्रश्न आपका आ चुका है, ध्यान में रखिएगा। अध्यक्ष जो है इसका एक प्रख्यात शिक्षाविद जो है वो इसका अध्यक्ष होता है और इस अध्यक्ष की जो है नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है इसका महानिदेशक होता है और महानिदेशक का नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके कार्य, NTA के कार्य को हम देखते हैं। इसका कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान करना और सलाहकारी सेवाएं जो है उपलब्ध कराना इसका मुख्य कार्य है। विभिन्न मंत्रालयों, केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किसी परीक्षा के आयोजन का दायित्व सौंपे जाने पर उनका संचालन भी जो है NTA करता है। स्कूल, बोर्ड तथा अन्य निकायों में प्रशिक्षण के साथ साथ सुधार सुनिश्चित करना एवं प्रवेश परीक्षाओं के परीक्षण संबंधी मानकों की समय सीमा पर जो है जांच करना, ये NTA का मुख्य कार्य है आपका। अगला है हमारा उच्चतर शिक्षा से संबंधित कुछ योजनाएं जो है, प्लान से कुछ जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है उसे हम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है हमारा रूसा है,
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान केंद्र सरकार यानी कि MHRD द्वारा जो है 2013 में इसका जो है शुरुआत हुआ। राज्य विश्वविद्यालय को जो है यह वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। अगला है हमारा GIN, जिसे आप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। यह जो है भारत सरकार द्वारा 2015 में आरंभ हुआ। ध्यान रखिए 2015 में GIN का जो है प्रारंभ हुआ एक मान्यता प्राप्त कार्यक्रम के रूप में। शिक्षण संस्थानों को वैश्विक उत्कृष्टता के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौजूद वैज्ञानिकों तथा उद्यमियों की जो है टैलेंट पूल बनाने का कार्य जो है यह करता है। मुख्य उद्देश्य जो है इसका वैश्विक अध्येताओं को भारत में उसके समवर्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका मुख्य कार्य है। प्रश्न आ चुका है यहां से आपका, IIT खड़गपुर इसका जो है नोडल एजेंसी के रूप में है। जो नोडल संस्था और राष्ट्रीय समन्वयक जो है वो IIT खड़गपुर है। अगला है हमारा राष्ट्रीय रिसर्च प्रोफेसरशिप, इसका बस आप याद रखिए 1949 में जो है इसकी शुरुआत हुई। अगला है हमारा राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना। इसकी जो अवधि होती है, प्रशिक्षुता को प्रशिक्षण देने की जो अवधि होती है वो आपका यहाँ पर 1 वर्ष होता है। और प्रशिक्षुता जो है अधिनियम 1961 के तहत जो है इसका गठन किया गया। MHRD द्वारा वित्त पोषित होता है यह संस्था। इसके 4 बोर्ड है, मुंबई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ पर आप देख लीजिए, नव स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा धारकों और 10+2 युवाओं को जो है तकनीकी सक्षमता प्रदान करना जो है इसका मुख्य कार्य है। आदर्श वाक्य है इसका सशक्त युवा समर्थ भारत। ये जो आपका आदर्श वाक्य है सशक्त युवा समर्थ भारत, वो आपका राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना का है। अगला हम देखते हैं ई यंत्र जो है आपका IIT मुंबई ने जो है इसको आगे बढ़ाया। इसका राष्ट्रीय संयोजक जिसे हम कह सकते हैं वो आपका यहाँ पर IIT मुंबई है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन जो है प्रायोजित कार्यक्रम जो है NMEICT जो है इसके द्वारा प्रायोजित होता है यह कार्यक्रम। इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा तकनीकी संस्थानों में जो है रोबोटिक्स तकनीक को महत्व देने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वास्तविक दुनिया की समस्याओं के जो है व्यवहारिक समाधान हेतु बहुत गौर कीजिएगा यहाँ पर, वास्तविक दुनिया की समस्याओं के व्यवहारिक समाधान हेतु जो है इंजीनियरों की अगली पीढ़ी को तैयार करना जो है यंत्र का मुख्य उद्देश्य है। अगला है हमारा इम्प्रिंट, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। 5 नवंबर 2015 में जो है इसकी शुरुआत हुई। IIT कानपुर इसका जो है राष्ट्रीय संयोजक है। इसका मुख्य कार्य इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शोध के लिए कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है हमारा स्वयं, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, आपको एग्जाम में फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग जो है माइंड्स, इसका फुल फॉर्म है स्वयं का। भारत सरकार द्वारा आरंभ शिक्षा कार्यक्रम है। यह एक शिक्षा के 3 आधारभूत सिद्धांतों पहुंच, निष्पक्षता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए जो है इसका जो है कार्यक्रम के रूप में इसे स्थापित किया गया। कक्षा 9 से स्नातक तक को जो है इसमें शिक्षा प्रदान किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म शिक्षा मंत्रालय और AICTE द्वारा भारत में माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से निर्मित किया गया। प्रदान किए जा रहे जो पाठ्यक्रम है उसमें वीडियो व्याख्यान, अध्ययन सामग्री डाउनलोड या मुद्रित रूप में, परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्वमूल्यांकन परीक्षा, ऑनलाइन विचार विमर्श इसके अंतर्गत जो है शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से जो है इसका पाठ्यक्रम पूरा करवाया जाता है। यह एक मूक प्लेटफॉर्म है और मूक का जो है आपसे जो है फुल फॉर्म इसका पूछ लिया जाता है। तो मूक जो है यहाँ पर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका जो है फुल फॉर्म होगा। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। और आगे हम फोसी हमारा है जो शिक्षा के लिए निशुल्क एवं मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। इसका नोडल एजेंसी जो है IIT मुंबई है और शैक्षिक संस्थानों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रोत्साहित करने के लिए जो है इसका गठन किया गया, इसकी शुरुआत की गई। अगला है हमारा विद्वान। यह एक जो है विशेषज्ञ डाटाबेस है। भारत और विदेशों में अग्रणी शैक्षिक और शोध संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिकों, संकाय सदस्यों और अनुसंधान वैज्ञानिकों की प्रोफाइल को एकत्रित करना जो है इसका मुख्य कार्य है। अगला है हमारा NDL, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी जो है आपका शिक्षा मंत्रालय और
आईसीटी के तहत जो है इसकी स्थापना की गई। आईआईटी खड़गपुर को जो है इसका समन्वय और स्थापना का दायित्व दिया गया। सभी नागरिकों को डिजिटल शिक्षण संसाधन जो है वो उपलब्ध कराना इसका कार्य है। साझा हितों से जुड़ी दुर्लभ पुस्तकों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करना, उन्हें वेब पर उपलब्ध कराना जो है इसका मुख्य कार्य है। अगला है टॉक टू अ टीचर। ये जो है आईआईटी मुंबई द्वारा तैयार किया गया कार्यक्रम है। उद्देश्य जो है इसका देश भर के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है हमारा आस्क एक क्वेश्चन, एक प्रश्नोत्तर आधारित यह एक प्लेटफॉर्म है जिसमें विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के छात्रों द्वारा जो है प्रश्न पूछा जाता है और जवाब आईआईटी मुंबई संकाय के सदस्य इसमें जो है इसका जवाब देते हैं। अगला है हमारा ADSIL, एक परामर्श दात्री संगठन है और इसका मुख्यालय जो है नोएडा में है। इसका बस आप इतना ही याद रखिए कि इसका जो है मुख्यालय वो नोएडा में है। यूजीसी द्वारा 2014 से 15 में पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थियों के लिए ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना का प्रारंभ किया गया। ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना जो है पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थियों के लिए यूजीसी द्वारा 2014 से 15 में आरंभ किया गया। विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ईशान विकास योजना की शुरुआत जो है विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया। कलिंग पुरस्कार 1951 में कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई। विज्ञान के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है और प्रथम कलिंग पुरस्कार जो है 1952 में दिया गया। आपका प्रथम कलिंग पुरस्कार 1952 में दिया गया। अगला है आपका जो एक मेन पॉइंट है, वर्ष 2014 में जो है उन्नत भारत अभियान की शुरुआत हुई। उन्नत भारत अभियान की शुरुआत 2014 में होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए इसमें जो है 5 गांव को एक साथ जो है ये कार्य ये जो है सेवा दिया जाता है। इसका राष्ट्रीय समन्वयक जो है आईआईटी दिल्ली है। एनसीईआरटी द्वारा जो है ई पाठशाला जो एक वेब पोर्टल है एनसीईआरटी द्वारा जो है इसका शुरुआत किया गया। अगला है आपका राष्ट्रीय आविष्कारक अभियान। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 2015 में इसकी शुरुआत की गई। 6 से 18 वर्ष के बच्चों के गणित, विज्ञान, प्रौद्योगिकी में प्रेरित व प्रोत्साहित करने के लिए जो है इसका शुरुआत किया गया। अगला हम देखते हैं उड़ान योजना आपका सीबीएसई ने 11वीं से 12वीं की बालिकाओं के लिए 2014 में जो है इसकी शुरुआत की। जी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है यह कार्यक्रम सेवा उपलब्ध है। अगला है हमारा राइज, जिसकी शुरुआत जो है 2018 में हुई। राइज 2018 में इसकी शुरुआत हुई। इसका फुल फॉर्म है आपका। अगला है हमारा PMRF, प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययता योजना। ये सब बहुत ज्यादा इसमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको बस हम एक बार देख रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 2018 से 19 में जो है इसकी शुरुआत हुई। अब हमारा है भारत वाणी परियोजना। मुख्य उद्देश्य भारत को मुक्त ज्ञान बनाना। भारतीय भाषा संस्थान मैसूर द्वारा यह कार्यान्वित है। ध्येय वाक्य जो है इसका भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान इसका ध्येय वाक्य है और समस्त भारतीय भाषाओं के बारे में एवं भारतीय भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है भारतवाणी परियोजना का। अगला जो है हमारा सगुन, जो है हमारा 2019 में MHRD ने स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए जो है इसकी शुरुआत की। अगला है सुपर 50, मेडिकल इंजीनियरिंग आदिवासी छात्रा के लिए जो है इसका शुरुआत 2013 में किया गया। उद्देश्य है इसका कश्मीर क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की शैक्षणिक स्थिति में सुधार करना इसका उद्देश्य है। एक और इंपॉर्टेंट जो है दीक्षा पोर्टल है हमारा, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई। जीवन शैली को डिजिटल बनाने के लिए जो है दीक्षा पोर्टल का शुरुआत 2017 में हुआ। आगे हम पढ़ेंगे औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा निश्चित समय सीमा में योजनाबद्ध तरीकों से ज्ञान प्राप्त करना जो है औपचारिक शिक्षा कहलाता है। ध्येय इसका निश्चित होता है, आपका इसका उद्देश्य निश्चित होता है और यह जो है पूर्णकालिक होता है, शिक्षक केंद्रित होता है। इसके द्वारा जो है इसमें जो है डिग्री आपको प्रदान किया जाता है। आपका प्रश्न यहाँ से सीधे बन सकता है, इसलिए सारे बिंदु को जो है आप ध्यान रखें। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है औपचारिक शिक्षा। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दूरस्थ शिक्षा, इसको पढ़ेंगे।
अन्य नाम इसका जो है दूरवर्ती शिक्षा, पत्राचार शिक्षा या मुक्त शिक्षा, गृह शिक्षा, परिसर के बाहर अध्ययन यानी ऑफ कैंपस स्टडी या बहु माध्यम उपागम आदि नामों से जो है इसको जाना जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी जो है आमने सामने इसमें उपस्थित नहीं होते हैं और यह जो है इसका ढांचा जो है बहुत लचीली होती है, क्योंकि जो है इसमें कोई दबाव नहीं होता है विद्यार्थी पर। विद्यार्थी पूरे तरीके से स्वतंत्र होते हैं अपने कोर्स को, अपने विषय को लेकर के, तो इसलिए जो है यह लचीली है। स्व अध्ययन को इसमें जो है महत्व दिया जाता है। रेडियो, दूरदर्शन, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, सीडी, फिल्म्स आदि शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा वंचित वर्गों को अध्ययन का अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रारंभ जो है 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने की। 1962 में भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रारंभ दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। जेम्स टेलर ने वर्ष 1995 में दूरस्थ शिक्षा के 4 पीढ़ियों का उल्लेख किया है। उन 4 पीढ़ियों को हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं, बस उसमें जो महत्वपूर्ण है उसको हम देखेंगे। तो प्रथम पीढ़ी जो है आपका, प्रथम पीढ़ी में मुद्रण माध्यम और विद्यार्थी अपनी गति व कठोर परिश्रम से जो है उसमें अध्ययन करने का जो है उनका जो सेवा है वो था। द्वितीय पीढ़ी जब आया तो थोड़ा और विस्तार हुआ, इसका थोड़ा और विकास हुआ दूरस्थ शिक्षा का। तो मुद्रित कंप्यूटर और सीडी कैसेट अमुद्रित सामग्री के रूप में जो है पाठ्यक्रम को पूरा कराने का जो साधन है वो उपलब्ध हुआ। तृतीय पीढ़ी में जब इसका विकास हुआ तो उस समय तक जो है आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग और रेडियो के माध्यम से जो है इसका पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया जाने लगा। चतुर्थ पीढ़ी में जो है कंप्यूटर, कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, विद्यार्थी अध्ययन अपनी सुविधा के अनुसार जो है चौथी पीढ़ी आते आते इसमें जो विकास हुआ, इसमें जो कार्य हुआ, तो उसके माध्यम से जो है विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार जो है चतुर्थ पीढ़ी आते आते उसमें जो है विद्यार्थी को अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन करने का जो है अवसर प्रदान हो गया। पांचवी पीढ़ी में ऑनलाइन अध्ययन, समाधान का जो समस्या का जो है समाधान और मल्टीमीडिया का जो है अत्यधिक प्रयोग होने लगा। तो आपका प्रश्न यहाँ पर यही आ सकता है कि किस पीढ़ी में जो है कौन सा जो है सहायक जो माध्यम है वो उपलब्ध हो चुका था। तो यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रखिए। बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय तेलंगाना, जिसकी स्थापना 1982 में हुई। 1982 में इसकी स्थापना हुई। भारत में स्थापित होने वाला पहला खुला विश्वविद्यालय जो है, पहला मुक्त विश्वविद्यालय बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता से बहुत बार प्रश्न आता है एग्जाम में। तो इसकी जो विशेषता है, अध्यापक और अध्येता के बीच जो है भौगोलिक दूरी होता है। इसमें आमने सामने या कहीं एक क्लास में बैठ के इसमें जो है अध्ययन अध्यापन का कार्य नहीं संचालित होता है। आप ऑनलाइन के माध्यम से आप अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे तब जो है अध्ययन करते हैं। पाठ्य सामग्री ही अध्यापक की भूमिका में होती है। जो आपका पाठ्य सामग्री है वही आपका जो है शिक्षक का कार्य करता है। आपका पाठ्य सामग्री ऐसे तैयार किया जाता है जिससे कि आपको खुद ही समझ में आ जाए, किसी की शिक्षक की जरूरत ना पड़े। इस चीज को जो है इसमें दूरस्थ शिक्षा में पाठ्य सामग्री तैयार करते समय जो है इस चीज का ध्यान रखा जाता है और इसी आधार पे पाठ्य सामग्री आपका तैयार किया जाता है। आईसीटी की भूमिका जो है इसमें अधिक होता है। आईसीटी की भूमिका इसलिए क्योंकि आप इसमें जो है ऑनलाइन माध्यम से जितने भी सहायक सामग्री आप यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, रेडियो, जो भी आपका इसमें यूज होता है, उसकी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती है। एक बड़े समूह को जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कि एक बड़े समूह को एक साथ पढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसे जो है जन शिक्षा प्रणाली होता है, क्योंकि इसमें एक साथ एक बड़े समूह को जो है पढ़ाया जा सकता है। जन शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। लचीली प्रणाली होती है यह। केंद्र में जो है विद्यार्थी होते हैं, इसके विद्यार्थी के अनुसार ही हर सुविधाओं को जो है उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए केंद्र में जो है इसके विद्यार्थी होते हैं। विकासशील देशों के लिए बहुत उपयोगी प्रणाली है यह, क्योंकि इसके माध्यम से जो है कम लागत में और कम जो है संसाधन का उपयोग कर और कम जो है कम खर्च में जो है इसमें जो है सभी को शिक्षा दिया जा सकता है, इसलिए विकासशील देशों के लिए जो है बहुत उपयोगी प्रणाली है यह। रोजगार के साथ इसमें शिक्षा दिया जाता है, रोजगार इसका मुख्य उद्देश्य होता है, रोजगार के लिए जो है शिक्षा इसमें दिया जाता है। इसके लाभ क्या है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु जो है इसका उपयोग किया जाता है। हर जगह शिक्षा, जहां शिक्षा नहीं पहुंच पाए या जिन लोगों जो लोग जो है शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं, तो उन तक भी शिक्षा पहुंचाया जाता है इसके माध्यम से, इसलिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु जो है इसका उपयोग किया जाता है। कौशल विकास की अभिवृद्धि होती है उसके लिए जो है इसका जो है
इसको कार्यक्रम को जो है संचालित किया जाता है। कम व्यय करके जो है शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना इसका उद्देश्य होता है, इसका लाभ होता है। जीवन पर्यंत शिक्षा के लिए जो है ये संचालित होता है। आप इस माध्यम से जो है जीवन पर्यंत शिक्षा ले सकते हैं। अब जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, यह जो है एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, इग्नू जिसे हम कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म। वो जो है इसकी स्थापना 1985 में हुई। संसद अधिनियम 1985 के तहत जो है इग्नू की स्थापना हुई। आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है इग्नू श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, नेपाल, फिजी आदि देशों में अपनी शैक्षिक सेवाएं जो है प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय तो ये है, लेकिन यह जो है अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। आपका इसका मुख्यालय परिसर जो है दिल्ली में है और यह एक केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। ये जो है कई चैनल चलाता है। तो ज्ञानवाणी इसी का एक जो है रेडियो चैनल है, जो जिसकी शुरुआत 2001 में हुई। आपका प्रश्न यहां से आ चुका है, ज्ञानवाणी 2001 में इसकी शुरुआत हुई। इसी तरह से टीवी चैनल है ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन टीवी चैनल है इग्नू का। 2000 में जो है शैक्षिक टेलीविजन की शुरुआत 26 जनवरी 2000 को ज्ञान दर्शन टीवी चैनल की शुरुआत हुई। विद्यार्थी के सुविधा हेतु जो है उनके माध्यमों को उनके अध्ययन को सहज और सुगम बनाने के लिए जो है इन चैनल का इग्नू द्वारा जो है ये चलाया जाता है। इन दोनों चैनल का, ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन, याद रखिएगा, ज्ञानवाणी जो है रेडियो चैनल है और ज्ञान दर्शन जो है टीवी चैनल है, और दोनों का जो नोडल एजेंसी है वो इग्नू है आपका। इसके अलावा एकलव्य प्रौद्योगिकी या तकनीक चैनल, जिसकी शुरुआत 2003 में 26 जनवरी 2003 को हुई। आईआईटी और इग्नू के मध्य दूरस्थ शिक्षा की एक संयुक्त पहल के रूप में जो है एकलव्य प्रौद्योगिकी चैनल का शुरुआत हुआ। व्यास चैनल, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी 2004 में हुई। व्यास चैनल सीईसी ने यूजीसी के साथ मिलकर जो है 24 आवर उच्च शिक्षा चैनल की शुरुआत की। ये ध्यान रखिएगा कि कौन जो शिक्षा चैनल है जो 24 आवर अपना सेवा प्रदान करता है वो है व्यास चैनल। अब हम देखते हैं इग्नू के जो है क्षेत्रीय केंद्रों की संख्या 56 है। इग्नू आर्मी मान्यता प्राप्त जो क्षेत्रीय केंद्र है वो 6 है। इग्नू नौसेना मान्यता प्राप्त केंद्र 4 है और इग्नू असम राइफल्स मान्यता प्राप्त केंद्र जो है 1 है। 2019 के अनुसार है, यह आपका डाटा 2019 के अनुसार, आप इसे याद रखिए। अगला है हमारा भारत में राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों की संख्या जो है 14 है। ध्यान में रखिएगा कि एक बस इग्नू ही राष्ट्रीय है, बाकी जो हमारा मुक्त विश्वविद्यालय है भारत में वो राज्य मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसकी संख्या 14 है, जिसमें से कुछ प्रमुख का नाम मैं दे रही हूं यहाँ पर। डॉक्टर BR अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में स्थापित तेलंगाना में है और यह भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय भी है। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय 1987 में स्थापित पटना बिहार में है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय 1994 में स्थापित अहमदाबाद गुजरात में है। अब हम देखते हैं एजुसेट क्या है। एजुकेशनल सैटेलाइट, जिसको हम शॉर्ट में एजुसेट कहते हैं, इसे 20 सितंबर 2004 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV FO1 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। आपको यहाँ याद रखना है, एजुसेट को जो है GSLV FO1 के द्वारा जो है इसे प्रक्षेपित किया गया। विशेष रूप से शैक्षिक क्षेत्र की सेवा के लिए निर्मित यह पहला भारतीय उपग्रह है। एजुसेट जो है शैक्षिक क्षेत्र की सेवा के लिए निर्मित पहला भारतीय उपग्रह है। यह संचार उपग्रह प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा तक के लिए समर्पित पहला शिक्षा उपग्रह भी है। अगला है साइट, सैटेलाइट इंटरैक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। इसे नासा और इसरो दोनों ने मिलकर जो है इसका डिजाइन किया था और X6 के द्वारा जो है 1 अगस्त 1975 को इसका परीक्षण किया गया। साइट जो है आपका 1975 में जो है इसका परीक्षण किया गया। यह एक प्रयोगात्मक उपग्रह संचार परियोजना थी। साइट आपका उद्देश्य है इसका बच्चों में औपचारिक शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, समाज की बुनियादी अवधारणाओं और कौशल में सुधार करना, ग्रामीण विकास में रेडियो और दूरदर्शन प्रसारण की क्षमता का प्रदर्शन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है हमारा आभासी या वर्चुअल विश्वविद्यालय। इसकी अवधारणा जो है सर्वप्रथम प्रोफेसर P रामा ने तैयार किया था। आभासी विश्वविद्यालय की जो है अवधारणा प्रोफेसर P रामा ने तैयार किया। यह इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है।
भारत का वर्चुअल विश्वविद्यालय एक गैर सरकारी संगठन इकाई के रूप में भारत सरकार, नीति आयोग, यूनेस्को तथा भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के साथ पंजीकृत है। यह दूरस्थ शिक्षा की एक इकाई है। आपका जो आभासी विश्वविद्यालय है दूरस्थ शिक्षा का ही एक इकाई है। भारत में प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है तमिलनाडु राज्य में की गई। अगला है हमारा मेटा विश्वविद्यालय। 2012 में शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली में मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को मंजूरी दी। सर्वप्रथम जो है इस विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाने वाला चार विश्वविद्यालय है। दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली जो है, ये चार जो है आपका विश्वविद्यालय सर्वप्रथम मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया। मेटा विश्वविद्यालय की मुख्य उद्देश्य क्या है? दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करवाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को साझा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है हमारा मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन। मूल्य शिक्षा से आपका बहुत प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, ध्यान से देखिए। नैतिक मूल्य प्रदान करना, विद्यार्थियों में मानवीयता का भाव उत्पन्न करना, राष्ट्रहित के प्रति गहरी सोच उत्पन्न करना। विद्यालयों में मूल्य शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक पक्ष का विकास करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कार्य है। मूल्य शिक्षा के संदर्भ में कोठारी आयोग के कुछ सुझाव है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर जो है मूल्य परक शिक्षा रोचक कहानियों के द्वारा दिया जाए, ये कोठारी आयोग का सुझाव है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें जो है मूल्य शिक्षा कहानियों के माध्यम से देना चाहिए। माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय हैं उनमें जो है शिक्षकों एवं विद्यालयों को पारस्परिक विचार विमर्श के द्वारा जो है मूल्य शिक्षा देना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा जो है उनको मूल्य शिक्षा देना चाहिए। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि प्राथमिक स्तर पर रोचक कहानियों के द्वारा, माध्यमिक स्तर पर विचार विमर्श के द्वारा और विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा मूल्य शिक्षा देने की बात कही गई है। इसके अलावा कोठारी आयोग का अन्य सुझाव है कि निजी प्रबंधकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में भी जो है नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्य की शिक्षा दी जाए। शिक्षण संस्थानों में साप्ताहिक या मासिक आधार पर नैतिक शिक्षा देने हेतु एक रोस्टर तैयार किया जाए। शिक्षा के सभी स्तरों पर मूल्य शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। कोठारी आयोग के अनुसार जो है मूल्य शिक्षा दो विधियों के माध्यम से जो है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो विधियों के माध्यम से जो है दिया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष माध्यम में जो है आपका समयावधि निर्धारित होनी चाहिए। विद्यार्थियों को पौराणिक कथाओं, कहानियों तथा महापुरुषों की जीवनी के माध्यम से जो है मूल्य शिक्षा दी जाए। अप्रत्यक्ष में विद्यालय का वातावरण, सुझाव व प्रेरणा, सामूहिक कार्य, मौन चिंतन, प्रातःकालीन सभा और धार्मिक समारोह के माध्यम से जो है देना चाहिए। तकनीक एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में मूल्य शिक्षा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद्र की स्थापना IIT दिल्ली में की गई। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। शिक्षा आयोग 1964 से 66 की अनुशंसा पर जो है, यानी कोठारी आयोग की अनुशंसा पर जो है इसका गठन किया गया। गैर वैधानिक संस्था के रूप में 1973 में इसका गठन किया गया, लेकिन 1995 में जो है इसे वैधानिक संस्था के रूप में जो है इसका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अनुसरण के अनुसार जो है इसको वैधानिक संस्था के रूप में 1995 में यह अस्तित्व में आ गया। NCTE का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के योजनाबद्ध और समन्वित विकास को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों एवं मापदंडों का विनिमय और उचित अनुरक्षण करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका जो है NCTE का जो है 4 क्षेत्रीय समिति है। आपका प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कितने क्षेत्रीय समिति इसका है, तो इसका 4 क्षेत्रीय समिति है जो 1996 से अस्तित्व में है। पूर्वी क्षेत्रीय समिति जो है भुवनेश्वर ओडिशा में है। पश्चिमी क्षेत्रीय समिति भोपाल मध्य प्रदेश में। उत्तरी जो है क्षेत्रीय समिति जयपुर राजस्थान में और दक्षिणी जो है क्षेत्रीय समिति बेंगलुरु कर्नाटक में है। NCERT का अध्यापक जो होता है वो NCTE के अकादमिक सचिवालय की तरह कार्य करता है। अगला है हमारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय। प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछा जा चुका है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन 1 मार्च 1960 को इसका गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है हिंदी का प्रचार प्रसार करना। हिंदी भारत की समृद्धशाली सांस्कृतिक परंपरा के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। हिंदी को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया जा सके और इसके जो है 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद और कोलकाता। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद और कोलकाता। अगला है हमारा
इस यूनिट का जो है लगभग टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हम कुछ जो है प्रमुख स्वायत्त शासी अनुसंधान संस्थान है उसका यहाँ पर जो है हम थोड़ा देख ले। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, जिसे शॉर्ट में ICHR कहते हैं, और इसका जो कार्य क्षेत्र है, इसका शोध क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र है ऐतिहासिक शोध। 1972 में स्थापित, नई दिल्ली में है। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद ICPR, इसका जो अनुसंधान क्षेत्र है दर्शन के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य प्रदान करता है। 1977 में स्थापित, दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह है। भारतीय उच्चतर अनुसंधान परिषद IIAS, इसका जो अनुसंधान क्षेत्र है मानविकी समाज प्राकृतिक विज्ञान, 1965 में स्थापित, यह शिमला में है। भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान, इसका जो अनुसंधान क्षेत्र है वो सामाजिक विज्ञान है इसका अनुसंधान क्षेत्र, और ये जो है 1969 में नई दिल्ली में स्थापित है। पांचवा जो है राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद NCRI, गांधीवादी दर्शन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना इसका जो है उद्देश्य है, कार्य है। 1995 में स्थापित, हैदराबाद में जो है इसकी स्थापना की गई है। अब जो है हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक आ गया है पर्यावरण शिक्षा। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है आपका मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी है पर्यावरण को सुरक्षित सुनिश्चित करना, पर्यावरण संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, ये जो है मनुष्य का नैतिक जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी को समझाने और समझने के लिए जो है पर्यावरण शिक्षा को जो है मुख्य शिक्षा के रूप में जो है इसका जो है अध्ययन करना उद्देश्य इसका रखा गया। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्निहित उद्देश्य जो है उभरते मुद्दों के बारे में व्यक्ति के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जन जागरूकता और ज्ञान बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने में समस्या समाधान और निर्णय लेने के कौशल में वृद्धि करना जो है पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपका जो है हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्रणाली जो है यूनिट कंप्लीट होता है। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को तैयार करने में, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आपका प्रतिक्रिया ही हमारे लिए जो है प्रेरक का काम करता है। और हम जल्दी से जो है हमें ये लगना चाहिए कि आपको जो है हमारी मेहनत से लाभ होता है। तो जब हमें ये लगेगा तो हम जल्दी से जो है अगली वीडियो ला पाएंगे। और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं आया है या कुछ त्रुटियां लगी हैं तो आप कमेंट में सुझाव दीजिए, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।